कोलियर डज़ामा। यह एक फ्रांसीसी कहानी है। इसे लिखा है गी ड मोपासा ने और अल्बर्ट एमसी मैकमास्टर ने इसे फ्रांसीसी से अंग्रेजी में द डायमंड नेकलेस नाम से ट्रांसलेट किया है और अंग्रेजी से हिंदी में हीरो का हार शीर्षक से रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। तो चलिए सुनिए कहानी का हिंदी वर्जन। हीरो का हार। वह लड़की बहुत खूबसूरत और आकर्षक नैन नक्शवाली थी, लेकिन एक क्लर्क के घर पैदा हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसे किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। एक क्लर्क के घर पैदा होना उसकी बुरी तकदीर या ईश्वरीय भूल का नतीजा है। चूँकि उसके माता पिता अमीर नहीं थे, इसलिए उनके पास दहेज देने के लिए धन नहीं था। इसलिए उसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी कि एक अमीर आदमी कभी आकर उसका हाथ मांगेगा। इसलिए वह चुपचाप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ऑफिस के एक क्लर्क के साथ अपना विवाह हो जाने दिया। वह आम औरतों द्वारा पहने जाने वाले साधारण से कपड़े पहनती थी, क्योंकि अच्छे ब्रांडेड कपड़े वह नहीं खरीद सकती थी। लेकिन वह हमेशा यह सोचकर दुखी रहती थी कि वह ऊंचे स्थान से फिसलकर नीचे गिर गई है। वैसे खूबसूरत होने का ताल्लुक किसी जाति या रैंक से नहीं होता है और ऐसा भी कोई विधि का विधान नहीं कि खूबसूरत लड़कियां सिर्फ अमीर परिवारों में ही जन्म लेंगी। लेकिन मथिल्ड यह सोच सोच कर लगातार दुखी हुई रहती थी कि उसे तो ईश्वर ने एक अमीर परिवार में अच्छी अच्छी चीजों का स्वाद चखने और एक आराम तलब जिंदगी जीने के लिए बनाया था, लेकिन वह ऐसी जगह पैदा हो गई जहां कुछ भी नहीं है। वह हमेशा अपने घर की दशा देखकर दुखी रहती थी। उसके घर की नंगी दीवारें, पुरानी टूटी फूटी कुर्सियां, इधर उधर झूलते हुए बदसूरत किस्म के सस्ते पर्दे उसके मन में खींच पैदा करते थे। जिन चीजों की तरफ उसके जैसे क्लास की औरतों का कभी ध्यान भी नहीं जाता है, उन चीजों को देखकर वह दुखी होती रहती थी। उसके घर में जो ब्रेटन पीजन टाइप का नौकर काम करता था, उसकी हालत देखकर वह तरस खाती थी, क्योंकि उसका सपना था कि उसके पास एक आलीशान घर हो जिसमें बड़े बड़े हाल हो, उसमें तरह तरह की डिजाइन वाले पर्दे लटकते हो, सभी हालों की सीलिंग से लटक रहे चांदी के बड़े बड़े फानुसों से उनमें रोशनी बिखरती हो, गेट पर वर्दी पहने हुए गेटकीपर हो जो कुर्सियों पर पसरे पसरे उंगते रहें और भट्टियों की गर्मी उन्हें हमेशा गर्माती रहे। वह सपने देखती थी कि उसके महल सरीखे घर में कई रिसेप्शन हॉल हो जिसमें सिल्क के बेशकीमती पर्दे लटकते हो और उसमें आगंतुक बैठकर उसका इंतजार करे। इतना ही नहीं, सहेलियों के साथ बैठकर गपशप करने के लिए अलग अलग कमरे हो और उनमें चित्रकारी से सजे बहुमूल्य फैब्रिक्स के पर्दे लटक रहे हों। जब वह अपने पति के सामने डिनर टेबल पर बैठती थी तो उस पर कई दिनों का धोया टेबल क्लॉथ पड़ा रहता था, जिसे देखकर वह दुखी हो जाती थी। लेकिन उसके पति को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह बर्तन का ढक्कन हटाता था और खुश होकर डिश की तारीफ करते अघाता नहीं था, जबकि सामने बैठी उसकी बीवी अपने कल्पना लोक में खोई रहती थी कि उसे एक ऐसे आलीशान डाइनिंग हॉल में बैठना चाहिए जिसकी दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी किए फैब्रिक्स के पर्दे लटकते रहते, जिस पर प्राचीन काल के व्यक्तियों और सुंदर जंगली परिंदों की तस्वीरें छपी रहती। चमचमाते चांदी के बर्तनों में वर्दी पहने साफ सुथरे खानसामों के हाथों तरह तरह के सुस्वादु व्यंजन परोसे जाते। उसके पास ना तो अच्छे ब्रांडेड कपड़े थे और ना ही जेवरात, लेकिन वह सोचती थी कि काश मेरे पास कुछ ना होता, बस कुछ गहने होते। उसके मन में आता था कि उसे गहने पहनने के लिए ही ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है। वह चाहती थी कि उसकी ऐसी शानो शौकत होती जिसे देखकर लोग घृणा करते, उसकी लाइफस्टाइल देखकर जलते, उसकी तड़क भड़क देखकर उसके आगे पीछे दौड़ते। उसकी एक सहेली थी, कॉन्वेंट स्कूल की क्लासमेट मैडम फॉरेस्टियर, जो बहुत अमीर थी, लेकिन वह उससे मिलने कभी नहीं जाती थी क्योंकि उससे मिलकर वह दुखी हो जाती थी। उसकी तड़क भड़क उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शाम को ऑफिस से जब उसका पति घर आया तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। लो, यह खास तुम्हारे लिए।
वह चहकते हुए बोला। उसने लिफाफा लेकर जल्दी जल्दी उसे फाड़ा तो उसमें से एक कार्ड निकला जिस पे लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम जॉर्जेस रैम्पनो की तरफ से मिस्टर एवं मिसेज लॉसेल को सप्रेम सूचित किया जाता है कि आप लोग 18 जनवरी दिन सोमवार सायं को महल में आकर अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करें। जैसा कि उसने सोचा था कि कार्ड पाकर वह खुश हो जाएगी, लेकिन उसके उलट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह खुश होने की बजाय मेज के ऊपर कार्ड को फेंकते हुए झझक कर बोली, इसे लेकर मैं क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। तुम्हें बाहर जाकर घूमने घामने का कभी मौका नहीं मिलता, तो इसी बहाने तुम्हें एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे पाया है। वहाँ तो सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा और खास लोगों को ही तरजीह दी गई है। ऑफिस के मेरे जैसे क्लर्कों को यह कार्ड नहीं दिया गया है। पूरा स्टाफ वहाँ जमा होने वाला है। वह कहता जा रहा था और वह उसकी तरफ नफरत से घूरे जा रही थी। फिर दृढ़ता पूर्वक बोली, तुमने यह सही सोचा, मगर शायद यह नहीं सोचा कि मैं वहाँ पहनकर जाऊंगी क्या। सचमुच उसका ध्यान इस ओर नहीं गया था, इसलिए अचानक बोलने में हकलाने लगा, जो ड्रेस बाहर जाने के लिए पहनती हो वह तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहते कहते वह रुक गया क्योंकि उसकी बीवी रोने लगी थी। उसकी दोनों आंखों के कोरों से आंसू निकल निकल कर उसके मुंह के दोनों तरफ से होते हुए नीचे गिर रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? बड़ी कोशिश करके उसने अपने आप पर काबू पाया और अपने गालों को पोंछते हुए बोली, कुछ हुआ नहीं, कोई ड्रेस नहीं ढंग का मेरे पास, बस इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। एक अच्छा सा नया ड्रेस कितने में आ जाएगा? उसके पति ने पूछा। वह गुणा गणित करने लगी कि कितना बताए जिसमें ड्रेस अच्छा आ जाए और वह मना भी न कर सके। यह सोचने में उसे कुछ समय लगा, फिर भी उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक मैं नहीं बता सकती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि यही कोई 400 फ्रैंक्स में आ जाएगा। यह सुनकर उसका मुंह लटक गया। वह उदास हो गया क्योंकि उसने बड़ी कोताही से एक सू करके 400 फ्रैंक्स जुटाए थे, जिससे वह एक गन खरीदने वाला था। आगे गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। उसमें अपने दोस्तों के साथ वह चिड़ियों का शिकार करने के लिए जाने वाला था, लेकिन अब मथिल के लिए एक ड्रेस लेना जरूरी हो गया, इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन जाकर एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना। मिनिस्ट्रियल बॉल समारोह का दिन बिल्कुल नजदीक आ गया और मथिल का ड्रेस भी लगभग बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन वह अब भी उदास और दुखी लग रही थी। शाम को उसके पति ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिनों से तुम्हारा व्यवहार बदला बदला सा है। तब उसकी बीवी ने कहा, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ कि मेरे पास कोई जेवर तो है ही नहीं जिसे मैं पहनकर पार्टी अटेंड करने जाऊँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अच्छा यही होगा कि मैं मुफलिसी भरा अपना उदास चेहरा लेकर जाऊंगी ही नहीं। यहाँ फूलों का मौसम चल रहा है, तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? अरे फूलों का हार बनाकर गले में पहन लो और फूलों का गजरा बालों में लगा लो। यह एकदम प्राकृतिक है और बहुत सुंदर लगेगा। उसके पति की बातें उसके गले के नीचे ही नहीं उतर रही थी, बल्कि जहर लग रही थी। वहाँ जो भी औरतें आएंगी वे सब खूबसूरत होंगी और गहनों से लदी भी होंगी। उनके बीच तुम्हारे कहे मुताबिक अपना हुलिया बनाकर जाना कितना अपमानजनक लगेगा, शायद तुम सोच भी नहीं सकते। तभी उसका पति खुशी से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, हम भी कितने बड़े बेवकूफ हैं। मैडम फॉरेस्टियर के बारे में हमने सोचा ही नहीं। तुम जाकर उनसे मिलो और उन्हीं से कुछ जेवरात मांग लो। तब वह भी खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, अरे हाँ, ठीक तो है, उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी परेशानी का सारा किस्सा कह सुनाया। उसकी बात सुनते ही मैडम फॉरेस्टियर उठकर अंदर गई और अपनी तिजोरी लाकर उसके सामने रख दी। उसे खोलते हुए कहा,
ले लो, इसमें से जो लेना चाहो ले लो। सबसे पहले उसने कई ब्रेसलेट आजमा कर देखे, फिर मोतियों के कई हार को गले में डालकर देखा और तब सोने के क्रॉस शेप के एक लॉकेट को आजमाया। जिस किसी जेवर को वह हाथ लगाती या उठा लेती, उसकी कारीगरी उसका मन मोह लेती थी। उसकी हालत यह हो गई कि वह किसी को छोड़ भी नहीं पा रही थी और ले भी नहीं पा रही थी। जब वह इस तरह तय न कर सकी कि वह क्या ले, तब उसने एक को पहन करके आईने के सामने खड़े होकर देखा भी, फिर भी किसी एक को फाइनल न कर सकी तो बोली, क्या और कुछ नहीं है? क्यों? सबको देख लिया? देखो सब, और भी तो इसमें है, जो तुम्हें चाहिए वह ले लो। सारे जेवरों को उलटते पलटते उसकी नजर हीरो के एक हार पर पड़ गई और वहीं ठहर कर रह गई। वह एक बॉक्स में रखा हुआ था जिस पर काले सिल्क का कवर चढ़ाया गया था। हार जब हाथों में लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। अपने ड्रेस के ऊपर उसने उसे रख करके आईने के सामने खड़े होकर देखा और खुशी के मारे झूम उठी। तब उसने हिचकिचाते हुए मैडम फॉरेस्टियर से कहा, क्या तुम इसे दे दोगी? बस यही एक। ले जाओ यार, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। यह सुनकर वह खुशी से उसके ऊपर गिर पड़ी और गले से लिपट गई। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉसेल बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ जितनी भी औरतें जमा थी उनमें सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक, सबसे जिंदादिल और खुशगवार, सबकी निगाहें उसके ऊपर ही लगी हुई थी। सब लोग उसे अपना परिचय देना चाह रहे थे। उसका डांस जोश से भरा हुआ था। वह सुबह 4 बजे वहाँ से निकलना चाहती थी। मिस्टर लॉसेल तो आधी रात के बाद ही अलग एक शांत कमरे में नींद मारने लगा। उसके साथ 3 और लोग थे जिनकी औरतें भी डांस करने में मशगूल रही। जब वह चलने को हुई तो उसने अपने ऊपर एक सस्ती शाल ओढ़ ली, जिस प्रकार की शाल उसके जैसी औरतें ओढ़ती रहती है। अब वह वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहती थी ताकि उसे एक सस्ती शाल में लिपटी कोई देख न ले। उसके पति ने उसे रोकते हुए कहा, रुको 1 मिनट, बाहर की तरफ बड़ी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं कोई कैब बुलाकर लाता हूँ। लेकिन उसकी बीवी ने उसकी बात नहीं मानी और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जब वे नीचे गली में पहुँचे उन्हें वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं मिली। थोड़ी देर रुक कर वे गाड़ी का इंतजार करते रहे। जब कोई गाड़ी वाला उनके पास से बिना रुके गुजर जाता तो वह उसके ऊपर जोर से चिल्ला पड़ता और गालियां देने लगता। निराश होकर वे लोग सीन नदी के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़े और रास्ते में वह कांपने लगी। आखिरकार बंधे के पार पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी किस्म की गाड़ी मिल ही गई। इस तरह की गाड़ियां पेरिस शहर में सिर्फ रात के वक्त चला करती है, जैसे कि दिन में चलने में उन्हें शर्म लगती है। वे पेरिस के रू डे मार्टर्स मोहल्ले में कहीं रहते थे। कैब से उतरकर वे थके थके सीढ़ियों को चढ़कर अपने फ्लैट में पहुंचे। मैडम लॉसेल का ऑरा अब खत्म हो चुका था। उसका पति जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करने में लगा हुआ था। उसे कल 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है। उधर मैडम लॉसेल आईने के सामने खड़ी होकर अपने ऊपर से शाल हटाई ताकि आखिरी बार और एक मर्तबा अपना लुक देखकर अपनी नजरों में बसा सके, लेकिन वह आईने में देखते ही जोर से चीख पड़ी। उसके गले में हार नहीं था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मिस्टर लॉसेल ने घबराकर पूछा। अभी तक उसने आधा ही कपड़ा उतारा था। फॉरेस्टियर का हार कहीं गिर गया, वह मेरे गले में नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिस्टर लॉसेल सन्न रह गया। क्या कह रही हो? यह कैसे हो सकता है? उन्होंने हार को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसकी स्कर्ट की पॉकेट में टटोला, फिर क्लोक को कई मर्तबा अच्छे से झाड़ कर देखा। उसके बाद ड्रेस की हर जगह देख डाला, लेकिन उन्हें हार कहीं नहीं मिला। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि वहाँ से निकलते समय वह तुम्हारे गले में था? मिस्टर लॉसेल ने पूछा। हाँ,
और अगर वह कहीं गली में गिरा होता तो उसकी आवाज जरूर सुनाई पड़ी होती। वह कैब में कहीं गिरा हो सकता है। हाँ, यह भी हो सकता है। तो क्या तुमने कैब का नंबर लिया है? नहीं। तब दोनों एक दूसरे को हैरत में देखते रह गए। आखिरकार मिस्टर लॉसेल ने फिर से अपने कपड़े पहन लिए और कहा, मैं पैदल ही जाऊंगा, पूरे रास्ते भर चलकर देखूंगा, शायद कहीं मिल जाए। यह कहकर वह बाहर निकल गया। वह उसका इंतजार करते हुए बैठी रही। उसके सोने की इच्छा मर चुकी थी, क्योंकि चिंता और नींद में कहीं दूर दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। वह ठंड में बिना अंगीठी के बैठकर हार के बारे में सोचती रही। उसका पति 7 बजे सुबह लौटकर खाली हाथ घर आया। हार उसे नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई, अखबारों में गुमशुदगी का इश्तहार निकलवाया और घोषणा भी करवा दी कि हार वापस करने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। उनकी एरिया में जितनी भी कैब की ऑफिस थी, उन सब में जाकर रिपोर्ट की। इस तरह अपनी जान उन्होंने हार खोजने की कोई भी कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। जहां कहीं भी हार मिलने की उम्मीद नजर आती थी, वहां जाकर उन्होंने वह सब किया जिससे उन्हें हार मिल सके। अगले दिन वह घर में बैठी बड़े दुखी मन से इंतजार करती रही कि हार को लेकर कोई खबर आए या कोई हार ही लेकर आ जाए। इतना दुखी तो वह तब नहीं थी जब उसके पास एक भी जेवर नहीं था। देर शाम को उसका पति दुखी मन से घर लौट आया। उसे भी न तो हार मिला और न ही हार की कोई खबर मिली। दोनों अब निराश हो गए। मिस्टर लॉसेल ने अपनी बीवी से कहा, ऐसा करो कि तुम अपनी सहेली को एक पत्र लिख दो कि हार का हुक टूट गया है, उसे लगवाने के लिए दिया गया है। इस तरह से हमें हार की तलाश करने का कुछ और समय मिल जाएगा। जैसे उसके पति ने कहा, उसने मैडम फॉरेस्टियर को लिख दिया। इस तरह हार तलाशने के लिए 1 हफ्ते का समय और मिल गया। जब 1 हफ्ता निकल गया और हार की कोई खबर नहीं मिली तो उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसका पति उससे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसके पास अनुभव भी ज्यादा था। उसने कहा, अब हमें हार को किसी भी तरह वापस करने के बारे में सोचना होगा। इसलिए अगले दिन जिसमें हार रखा गया था, उस बॉक्स को लेकर वे उस ज्वेलर के पास गए जिसका नाम बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। उसने अपने बही खाते में टटोल कर देखा। उसके बाद बोला, मैडम, डिब्बा तो मेरी ही दुकान का है, लेकिन ऐसा कोई हार मैंने कभी किसी को बेचा नहीं। उसके बाद भी वे बहुत दुख और शर्मिंदगी के साथ एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास घूम घूम कर खोए हुए हार की हूबहू डिजाइन वाले दूसरे हार की तलाश करते फिरते रहे। पेरिस की मशहूर आभूषण की दुकान रॉयल पैलेस में उन्हें हूबहू एक हार मिल गया जिसका दाम 40,000 फ्रैंक्स था, लेकिन ज्वेलर ने उनसे कहा कि वह 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता है। तत्काल उनके पास उतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्वेलर से विनती की कि 3 दिनों तक उनका इंतजार करे। फिर उन्होंने कुछ और सौदेबाजी करने की कोशिश की कि हार उन्हें 34,000 फ्रैंक्स में मिल जाए, लेकिन उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो सका। ज्वेलर 36,000 फ्रैंक्स पर अड़ गया था। उससे कम पर वह हार बेचने पर राजी नहीं हुआ। उनके पास 18,000 फ्रैंक्स थे और बाकी के 18,000 उन्हें उधार लेने पड़े। उन्होंने उधार तो लिया, लेकिन किसी एक जगह से नहीं, 100 हजार फ्रैंक्स करके अनगिनत जगह से। उनके लिए 18,000 फ्रैंक्स जुटाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख लिख कर दिया। कई जगहों पर उन्होंने जोखिम भरे वादे भी किए। दूसरा हार तो उन्होंने खरीदकर मैडम फॉरेस्टियर को लौटा दिया, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई, क्योंकि ऐसी शर्तों पर उन्होंने कुछ रकम ले रखा था कि उन्हें यह पता नहीं था कि उसे चुकता कैसे किया जाएगा। जब मैडम लॉसेल मैडम फॉरेस्टियर के पास हार लेकर गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने कुछ रूखे स्वर में उलाहना देते हुए कहा, बहुत ज्यादा समय लगा दिया, जरा और जल्दी लेकर आना चाहिए था। इसका मुझे काम था, इसे पहनकर एक जगह जाना था।
फिर भी उसने बॉक्स खोलकर देखा नहीं, जैसा कि मथिल्ड डर रही थी कि कहीं अगर उसने पहचान लिया तो न जाने क्या सोचेगी, न जाने क्या कहेगी, कहीं वह उसे गलत न समझ ले, उसे चोर न समझ बैठे। हार तो वापस कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मथिल्ड के जीवन का कठिन दौर शुरू हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, खूब मेहनत करना शुरू कर दिया। किसी तरीके से चाहे जैसे कर्ज तो अदा करना ही था, वह उसे चुकता करेगी। उन्होंने अपने नौकर को मना कर दिया, घर बदल दिया, करकट वाली छत का एक कमरा लेकर रहने लगे। उसे अब पता चल रहा था कि घर के काम करना कितना कठिन होता है, किचन के सारे काम कितने उबाऊ होते हैं। घरों में जाकर उसने बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। तेल और जूठन लगे बर्तनों को अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों से खुरच खुरच कर साफ किया। लोगों के गंदे कपड़े धोए और रस्सियों पर डालकर उन्हें सुखाया। कचरे का डिब्बा उठाकर फेंकने के लिए रोज सुबह गली को पार करके जाती थी। कई घरों में पानी भरने का काम किया, जिसमें सीढ़ियां चढ़ने पर उसकी सांस फूलने लगती। साधारण औरतों के जैसे कपड़े पहने, झोला लेकर किराना स्टोर, फल वाले की दुकान, मांस की दुकान पर वह एक एक सू के लिए सौदेबाजी करती रही। महीना खत्म होने पर जितनी रकम जुट पाती थी उसे वापस करके वे लोग बची हुई बाकी रकम के महाजनों के यहाँ जाकर कुछ और समय देने के लिए गिड़गिड़ाते। फिर वह अपने काम पर लग जाती। मिस्टर लॉसेल ने भी दिन रात काम किया। दिन भर वह व्यापारियों के यहाँ हिसाब किताब करता था और रात में कहीं कुछ लिखने का काम भी किया करता था। इस तरह का कठिन जीवन उन्हें पूरे 10 साल जीना पड़ा, तब जाकर उन्होंने कर्ज चुकता किया। इस दौरान सूदखोरों ने भी उनके साथ खूब मनमानी की। वे सूद पर सूद जोड़कर लगाते रहे। 10 वर्षों में मथिल्ड बूढ़ी लगने लगी। अब वह गरीब औरतों के जैसे रहने लगी। उसके हाथ खुरदरे हो गए, गालों की चिकनाई गायब हो गई और वहाँ झुर्रियां पड़ गई। उसकी आवाज कर्कश हो गई। जब उसका पति काम से बाहर होता तो घर में बैठे बैठे वह उस रात वाली पार्टी के बारे में सोचने लगती, जब उससे मिलने के लिए हर कोई उतावला था, हर कोई उससे परिचित होना चाहता था। वह अपने मन में सोचती थी कि उस दिन अगर हार खोया नहीं होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। यह जीवन भी कितना परिवर्तनशील है। छोटी से छोटी बात भी किसी के जीवन को बना या बिगाड़ देती है। एक दिन संडे को हफ्ते भर की थकान दूर करने के लिए वह सांझ एलिजे की तरफ टहलने चली गई। वहाँ उसकी नजर एक औरत पर पड़ गई जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था और वह उसे लिए टहल रही थी। वह मैडम फॉरेस्टियर थी। वह अभी जवान थी, खूबसूरत और आकर्षक भी। उसे देखकर मैडम लॉसेल ठिठक गई और सोचने लगी कि क्या वह उससे मिले या नहीं, बात करे या नहीं। फिर निश्चय किया कि अब उससे मिलने में क्या हर्ज है। अब तो उसने सारा कर्ज भी चुकता कर दिया। अब वह उसे सब कुछ एकदम डिटेल में बता सकती है, क्योंकि जो होना था अब तो हो ही चुका। अब उसे छुपाने से क्या फायदा। वह उसके पास गई और बोली, हेलो जीनी। मैडम फॉरेस्टियर चौंक पड़ी, क्योंकि उसने अपनी सहेली को पहचाना ही नहीं। वह सोचने लगी कि यह औरत उसके घर के नाम से उसे क्यों बुला रही है और वह है कौन। इसलिए उसने कहा, लेकिन मैडम माफ करना, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आपसे शायद कोई गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है, मैं मथिल्ड हूँ। यह सुनकर फॉरेस्टियर हैरान रह गई। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, अरे मथिल्ड, तुम इतना चेंज कैसे हो गई? हाँ, जब मैं तुमसे तुम्हारे घर पर मिली थी तभी से मेरी जिंदगी में कठिन दौर शुरू हो गया और तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में सारी दुश्वारियां पैदा हुई। मेरी वजह से? कैसे? मैं समझी नहीं। तुम्हें वह हीरो का हार याद है ना, जिसे मैंने मिनिस्टीरियल बॉल के लिए तुमसे लिया था? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। वह मुझसे कहीं खो गया, लेकिन तुमने तो मेरा हार वापस कर दिया था। वह तुम्हारा हार नहीं था, तुम्हारे हार के हूबहू दूसरा हार था। उसे मैंने खरीद कर तुम्हें दिया। उसे खरीदने में जितनी रकम खर्च करनी पड़ी
वह हमारे लिए बहुत ज्यादा थी। उसके लिए हमें इतना कर्ज लेना पड़ा कि उसे चुकता करने में हम बर्बाद हो गए। हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा। 10 साल बहुत होते हैं। हमें 10 साल उसके लिए मेहनत करना पड़ा। अब जाकर वह किसी तरह से चुकता हो पाया है और अब मैं खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर चलते चलते रुक गई और बोली, तुम कह रही हो कि तुमने दूसरा हीरो का हार खरीद कर मुझे दिया? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे हार के जैसा ही। और जब मैंने तुम्हें दिया तो तुमने उसे खोल कर देखा भी नहीं। इतना कहकर अपनी बुद्धिमत्ता पर वह गर्व से मुस्करा पड़ी। मगर उसकी बात सुनकर मैडम फॉरेस्टियर सन्न रह गई। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। अपनी सहेली के हाथों को अपने हाथों में लेकर वह बोली, यह तुमने क्या किया? ऐसा क्यों किया? मेरा हार तो नकली था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी।